आज के लेक्चर में कोटि निर्धारण की प्रायोगिक विधियों में एक आखिरी विधि और जहाँ से हमें छद्म कोटि अभिक्रियाएं भी पढ़नी है उसके बारे में बात करें। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं क्या कि हमने प्रायोगिक विधियां पढ़ी कोटि निर्धारण की। कौन कौन सी विधियां पढ़ी हमने? प्रारंभिक दर नियम, के की इकाई द्वारा, अर्धायुकाल विधि और एक आखिरी में हिट एंड ट्रायल विधि पढ़ी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि अगर हमारे पास सवाल विधि से नहीं हो रहा है जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है तो हमें हिट एंड ट्रायल पर जाना पड़ता है। बट क्योंकि उसका नाम हिट एंड ट्रायल है लोग इसलिए उसे थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी है वो बहुत इम्पोर्टेंट। आज इसी श्रृंखला में एक और विधि जो सबसे काम की विधि है वो है ऑसवाल्ड पृथक्करण विधि। ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ऑसवाल्ड की पृथक्करण विधि, इस बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, ठीक है। क्या है ये? तो इसने क्या किया कि जब किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक थे तो किसी एक को बहुत आधिक्य में ले लिया और एक लिमिटेड लिए। जो आधिक्य में लिया वो बहुत ज़्यादा लिया ताकि उसकी सांद्रता में आने वाले अंतर या उस सांद्रता में आने वाली कमी उसके प्रारंभिक मात्रा के सापेक्ष नगण्य हो गई। जब नगण्य हो गई तो किस तरह से चीज़ें बदली, जरा ध्यान से देखना। तो ये इस फंडामेंटल पर बात करता है, ध्यान से देखना। अल्फा ए बीटा बी से उत्पाद, ये हमारी एक अभिक्रिया है। इसका दर का नियम मान लीजिए मुझे पता है ROR बराबर ए के सापेक्ष कोटि x और बी के सापेक्ष कोटि y, ये ऐसा हमें दिया हुआ है। अब जब हमने प्रयोग किया या हमने अभिक्रिया कराई तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 जब हमने लिया, राइट, तो हमने क्या किया कि मैंने क्या कहा कि ए नोट जो है वो बी नोट से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो t बराबर 0 पर ए की सांद्रता और बी की सांद्रता और दर ये हमारे पास आ गई। तो t बराबर 0 पर ए की सांद्रता ए नोट, बी की सांद्रता बी नोट और दर आ गई मान लीजिए आर नोट। इसी अभिक्रिया को आगे कराया समय t पर। समय t पर जब हमने बात करी तो ए की सांद्रता हो गई AT, बी की सांद्रता हो गई BT, दर हो गई RT। अब जरा ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो जो AT हो जाएगा वो हो जाएगा A नोट माइनस अल्फ़ा एक्स और BT हो जाएगा आपके पास B नोट माइनस बीटा एक्स। ये हमारे पुराने ज्ञान से हमें लिखना आता है। अगर इसका एक अल्फ़ा तो इसके एक बीटा, इसका दो अल्फ़ा तो दो बीटा, तीन अल्फ़ा तो तीन बीटा, तो इसका x अल्फ़ा तो इसका x बीटा। ये हमारे पास कहानी आ गई। अब जरा ध्यान से देखें, हमें पता है कि A नोट और B नोट जो हैं उनमें ये संबंध है। इसका मतलब A नोट जो है वो B नोट से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अब जब ये है तो ज़रा ध्यान से देखो, इसका मतलब A नोट अगर B नोट से काफ़ी ज़्यादा है और हमें पता है कि बीटा x जो है वो B नोट से छोटा होगा। अगर बीटा x B नोट से छोटा है तो अल्फ़ा x भी B नोट से हम कह सकते हैं कि छोटा होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि जो A नोट है वो अल्फ़ा x से तो काफ़ी बड़ा होगा, और अगर A नोट अल्फ़ा x से काफ़ी बड़ा है तो A नोट माइनस अल्फ़ा x को हम लगभग A नोट मान सकते हैं। और A नोट माइनस अल्फ़ा x का वैल्यू मैंने क्या लिखा हुआ है, AT। तो AT को लगभग हम क्या मान सकते हैं, A नोट मान सकते हैं। जब हमने ये मान लिया AT को A नोट, तो अब जरा देखिए प्रयोगों से जो हम समीकरण लिखेंगे वो क्या आएगी। तो R नोट बराबर K A नोट की पावर x B नोट की पावर y, RT बराबर K AT की पावर x BT की पावर y। अब हमारे पास लगभग K A नोट की पावर x BT की पावर y, ये हो गया लगभग में, क्योंकि हमने मान लिया है AT लगभग क्या है, A नोट है। तो जब हमने यहाँ पर लिखा तो R नोट अपॉन RT बराबर K A नोट की पावर x इंटू बी नोट की पावर y अपॉन K A नोट की पावर x इंटू BT की पावर y, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें y मिल जाएगा। इस तरीके का हमारे पास ये मेथड है, राइट। ये तो पहला प्रयोग जब हमने A नोट किससे बड़ा माना, B नोट से बहुत अधिक बड़ा माना, ये कहानी हो गई। सिमिलरली दूसरी बार यही अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन अब की बारी हम क्या करेंगे
कि अब की बारी हम क्या करेंगे, हम चीज़ें बदल देंगे। जैसे हमने चीज़ें बदली तो अब हमारी इक्वेशंस बदल जाएगी, राइट। और इसकी जगह हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, बी नॉट मच मच ग्रेटर देन बीटा एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगी इसकी जगह बन जाएगी बी नॉट लगभग इक्वल्स टू बी टी, और यहाँ पर कौन उड़ जाएगा, बी नॉट उड़ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, राइट। तो इस तरह से इस मेथड में हमारे पास प्रायोगिक मेथड है, लंबा मेथड है, लेकिन चीज़ें बहुत सरल रूप में आती हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी जब हमने पढ़ी तो आइए हम उनकी बात करते हैं, किस तरह से हमारी कहानी हो जाएगी, राइट। तो जब हमने ये ले लिया, इसका मतलब जो ज़्यादा है उसकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तन नगण्य मान लो, उसका परिवर्तन शून्य करके उसकी सांद्रता क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। अर्थात मैं इसमें B की सांद्रता कांस्टेंट मान के A के सापेक्ष कोटि का निर्धारण कर दूंगा। उल्टा कर दूं तो A की सांद्रता कांस्टेंट मानकर B के सापेक्ष कोटि का निर्धारण कर दूंगा। जब हम ये मेथड पढ़ते हैं तो हमारे पास अलग तरह से, राइट, इक्वेशंस बदल जाती है, दर का नियम बदल जाता है। कैसे बदलता है, तो जो मैंने अभी भी समझाया मैं उसे लिखता हूँ कि हमारे पास किस तरह से दर का नियम बदलता है। यहाँ से लिख रहा हूँ, केस वन में ए नोट अगर बहुत बड़ा है किससे, बी नोट से, ए नोट अगर किससे बहुत बड़ा है बी नोट से, तो ए नोट जो है वो लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट, या ए नोट में होने वाले परिवर्तन, ए नोट में समय के साथ होने वाली कमी नगण्य होगी। समय के साथ होने वाली कमी नगण्य मान सकते हैं। जब हमने समय के साथ होने वाली कमी लगभग क्या मान ली, नगण्य मान ली, तो हमने क्या कह दिया कि जो AT बराबर है वो क्या हो गया, A नोट हो गया, राइट। जैसे हमने AT बराबर A नोट कह दिया, इसका मतलब AT कांस्टेंट है, A नोट अगर कांस्टेंट है तो हमारा दर का नियम क्या हो गया, ROR बराबर K A नोट की पावर X, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इनटू B की पावर Y, ठीक। किसी भी समय की A की सांद्रता AT अगर A नोट के बराबर हो गई तो ये हो गया। सिमिलरली B के लिए, अब जब यहाँ पर हमारे पास ये बात आ गई तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ROR बराबर K डैश इंटू B की पावर Y, क्या लिख सकते हैं, K डैश इंटू B की पावर Y। इसे बोलते हैं छद्म दर नियम। क्या बोलते हैं हम इसे, छद्म दर नियम, सूडो रेट लॉ। सूडो फोर्स जैसे पढ़ा होगा ना आपने, वैसे। ये तो हो गया केस वन, जब ए नोट क्या है, बी नोट से बहुत बड़ा है। सिमिलरली हम केस टू भी पढ़ सकते हैं। केस टू में क्या हो जाए, बी नोट क्या हो जाए, ए नोट से काफ़ी बड़ा। इसका मतलब बी नोट जो है लगभग क्या हो गया, कांस्टेंट, किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, बी टी लगभग किसके बराबर होगा, बी नोट। किसी भी समय की बी की सांद्रता किसके बराबर होगी, बी नोट के। तो दर का नियम क्या हो गया, ROR बराबर के बी नोट की पावर Y इंटू A या AT की पावर X, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ पर बन गया ROR बराबर K डबल डैश इंटू A की पावर X, ये एक और छद्म दर नियम हो गया, राइट। ये भी क्या कहलाएगा, छद्म दर नियम। तो इसमें ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, सूडो ऑर्डर। अब जरा ध्यान से देखो इसमें कैसे काम चलेगा हमारा, राइट। तो कैसे काम चलेगा ये देखो, अब हमें दर दी होगी R नोट B नोट RT BT, ये दिया होगा, हम यहाँ लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, R नोट अपॉन RT बराबर B नोट अपॉन BT की पावर Y, और Y यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा R नोट अपॉन, अलग R नोट होगा तो मैंने छोटे से लिख दिया, R नोट अपॉन RT बराबर A नोट अपॉन AT की पावर X। यहाँ से X ज्ञात हो जाएगा हमें, R नोट RT पता है, A नोट AT पता है। तो जब A बहुत ज़्यादा लिया तो B के सापेक्ष कोटि निर्धारण हो गया।
जब b बहुत ज़्यादा लिया तो a के सापेक्ष कोटि निर्धारण हो गया, दोनों के सापेक्ष हो गया, x और y मिल गए, आंसर आ गया। इस तरह से ये मेथड काम करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नया सेक्शन डेवलप हो गया, क्या? छद्म दर नियम और सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अब इस दर नियम को देखूं तो यहाँ मुझे जो कोटि दिख रही है, जो प्रतीत हो रही है, वो कितनी नज़र आ रही है? y, जबकि कोटि है कितनी? x प्लस वाई। तो इस कोटि बराबर y को हम क्या कहते हैं? छद्म कोटि। क्या कहते हैं हम इसे? छद्म कोटि। उसी तरह अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ कोटि क्या दिख रही है? x। तो यहाँ जो हमें छद्म कोटि दिख रही है वो कितनी दिख रही है? x, जबकि वास्तविकता में कोटि है x प्लस वाई। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? छद्म दर नियम। तो आइए इस पर डेवलप होने वाला एक नया सेक्शन पढ़ते हैं, जो क्या है? छद्म ऑर्डर अभिक्रियाएं, छद्म कोटि अभिक्रियाएं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। आइए इनकी बात करते हैं। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो बार बार हमारे सामने आते रहते हैं, राइट? इनकी बात हम लोग करेंगे, ठीक? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, छद्म कोटि अभिक्रियाएं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस की अब हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ से निकल कर आया? ऑसवाल्ड पृथक्करण नियम से निकल कर आया है। उसकी बात अब हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो मेरी अभिक्रिया है अल्फा मोल ऑफ ए बीटा मोल ऑफ बी से मिल रहा है उत्पाद, ठीक? ये है ए नोट, प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर, समय t पर ये हो गई AT और ये हो गई BT। AT को आप लिखेंगे ए नोट माइनस अल्फ़ा एक्स और BT को आप लिखेंगे बी नोट माइनस बीटा एक्स, राइट? आप चाहें तो अल्फ़ा और बीटा की जगह 2 और 3 भी मान सकते हैं, न्यूमरल भी मान सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा लगभग बराबर जैसे ही हैं, राइट? तो ये हो गई। दर का नियम क्या है? तो दर का नियम है ए के सापेक्ष कोटि x है और बी के सापेक्ष कोटि y है। ये हो गई हमारी बात, राइट? अब इसमें हम बात करें तो जब हमारे पास ए नोट बहुत बड़ा है किससे? बी नोट से। ए नोट जब बहुत बड़ा है बी नोट से तो AT लगभग बराबर क्या हो गई? ए नोट और लगभग क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी दर के नियम में से हम इसे हटा सकते हैं। अगर हमने इसे दर के नियम में से हटा दिया तो क्या बना? ROR बराबर K इंटू ए नोट की पावर x, ये अलग हो गया, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और b की पावर y, b बदलता रहेगा, राइट? यानी हम क्या लिख सकते हैं? RT किसी भी समय पर दर ROR एट समय t बराबर क्या लिख सकते हैं? K डैश इंटू बी की सांद्रता की पावर y, समय t की b की सांद्रता, परंतु a की सांद्रता क्या हो गई? कांस्टेंट। ये हो गया छद्म दर नियम। क्या हो गया ये? छद्म दर नियम। अब आइए बात करते हैं छद्म दर नियम में। तो K डैश हो गया छद्म दर नियतांक, क्या हो गया? छद्म दर नियतांक, ठीक? और ये हो गया छद्म दर नियम। छद्म कोटि क्या हो गई हमारे पास बच्चों? तो छद्म कोटि हो गई हमारे पास, छद्म कोटि हो गई बराबर y, जबकि वास्तव में वास्तविक कोटि कितनी है? वास्तविक कोटि है x प्लस वाई। तो वास्तविक कोटि हमें दिख रही है कितनी? x प्लस वाई। वास्तविक दर नियतांक क्या है? वास्तविक रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास? k, जबकि ये क्या आ रहा है? k इंटू ए नॉट की पावर x, ये आ रहा है हमारे पास इस तरह से, ठीक? तो छद्म दर नियतांक आ गया, छद्म कोटि आ गई है, इस तरह की बात आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे तो माइनस dB/dt बराबर क्या लिखेंगे? माइनस dB/dt बराबर बीटा आ जाएगा। तो बीटा इंटू के डैश इंटू बी की सांद्रता की पावर y, ये आ गया हमारे पास क्या? KB डैश इंटू बी की सांद्रता की पावर y माइनस dB/dt। ये b के सापेक्ष अवकलनीय दर का नियम आ गया हमारे पास, छद्म अवकलनीय दर का नियम, क्योंकि K डैश भी में सांद्रता का पद भी है। ये तो बात हो गई कब? पहला केस जब ये कहानी है,
राइट। इस तरह से दूसरी कहानी हो जाए, क्या हो जाए, केस सेकंड की अगर हम बात कर लें, यानी क्या हो जाए, जब बी नॉट बहुत बड़ा हो किससे, ए नॉट से, तब हमारे पास क्या आएगा, तो जब बी नॉट बहुत बड़ा होगा ए नॉट से, तो आप लिखेंगे बी टी लगभग बी नॉट बराबर कांस्टेंट। तो आपका दर का नियम क्या हो गया, आर ओ आर बराबर के इंटू बी नॉट की पावर वाई, ये पूरा कांस्टेंट इंटू ए की पावर एक्स, ये दर छद्म दर नियम हो गया आपके पास, राइट। यहाँ से आपने छद्म कोटि बात कर ली, तो छद्म कोटि कितनी हो गई, सूडो ऑर्डर एक्स, जबकि वास्तविक कोटि कितना है, एक्स प्लस वाई, राइट। छद्म दर नियतांक, छद्म दर नियतांक हो गया आपके पास के डबल डैश बराबर क्या हो गया, के इंटू बी नॉट की पावर वाई, राइट। अब हम एक ही बात करें तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर हो गया अल्फ़ा के डबल डैश इंटू ए की पावर एक्स। अल्फ़ा के डबल डैश को आप क्या लिख सकते हैं, के ए डैश, ये हो गई हमारे पास छद्म कोटि अभिक्रियाओं के लिए कहानी। x या y पता होगा तो समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो समाकलित दर के नियम भी हमारे पास आ जाएंगे। ये पहला केस और ये दूसरा केस जो हमने यहाँ से शुरू करा। तो ये तो हो गई किसके सापेक्ष छद्म में, a के सापेक्ष, और ये किसके सापेक्ष छद्म में, b के सापेक्ष। a के सापेक्ष छद्म होने का क्या मतलब है, एक की कोटि दिखाई नहीं देगी, एक की कोटि गुम हो जाएगी। बी के सापेक्ष छद्म होने का मतलब है बी की कोटि नहीं नजर आएगी, और के में किसकी सांद्रता गुणा रहेगी, ए के सापेक्ष छद्म का मतलब ए की प्रारंभिक सांद्रता गुणा रहेगी, और बी के सापेक्ष छद्म होने का मतलब क्या है, बी की सांद्रता गुणा रहेगी बी नॉट प्रारंभिक सांद्रता पर घात उसके सापेक्ष जो भी कोटि है वो। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का। देखिए किस तरह से, राइट। तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे होंगे, दोनों के सापेक्ष नहीं, किसी एक के सापेक्ष बात कर रहे होंगे। तो B के सापेक्ष कोटि है Q, या मान लेते हैं N, और A के सापेक्ष कोटि है 1, ठीक। और हमारा हेडिंग हो गया छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्या आएगा, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो क्या केस है, कब बनेगी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, जब B नोट जो है वो A नोट से काफ़ी बड़ा होगा। अगर B नोट A नोट से काफ़ी बड़ा हो गया, B नोट A नोट से काफ़ी बड़ा हो गया अगर, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से छद्म दर नियम आ गया, क्या आ जाएगा, k इंटू बी नॉट की पावर n इंटू ए की पावर 1, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा कांस्टेंट। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 18002121 जब ये कांस्टेंट हो गया तो हमने लिख दिया आर ओ आर बराबर के डैश इंटू ए की सांद्रता पर घात 1। अब क्योंकि इसकी छद्म कोटि 1 नजर आ रही है, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप किसी भी जनरल ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं। जब हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ बात करें तो ये हो गया। अब ए के सापेक्ष बात करें तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर अल्फा के इंटू बी नॉट की पावर n और ए टी की पावर 1, ये पूरा हो गया हमारे पास कांस्टेंट। तो इसे लिख दिया हमने माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के ए डैश इंटू ए टी की पावर 1। अब ये प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि है तो समाकलित दर का नियम आ जाएगा। जब समाकलित दर का नियम आएगा तो आएगा ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के ए डैश इंटू टी, या क्या आएगा एल एन ए नॉट बटा ए टी बराबर के ए डैश इंटू टी, ठीक। और आपको पता है एक और तरह से हम लोग लिख सकते हैं, राइट, के ए डैश का वैल्यू अगर हमें फिर से भूल रहा है तो लिख सकते हैं
के ए लिखा है मतलब ए का रस समीकरण मितीय गुणांक, के है मतलब के, और डैश लिखा है मतलब इसके बगल में जो दूसरा अभिकर्मक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर घात उसके सापेक्ष कोटि। कितनी कोटि मानी हुई है? n। ये के डैश का मान हो गया। छद्म कोटि कितनी हो गई अभिक्रिया की? 1। कुल कोटि कितनी हो गई? 1 + n। अब हम इसे समाकलित दर का नियम बात कर लेते हैं। तो जब हम इसके समाकलित दर के नियम की बात करेंगे तो देखो क्या आ रहा होगा। ये समाकलित दर का नियम, अर्धायु काल की बात कर लें तो t½ a ये हो जाएगा आपके पास ln2/ka-, और जब हम इसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ln2 डिवाइडेड बाय ka, यानी k का रस समीकरण मितीय गुणांक k, और डैश मतलब बगल में उपस्थित अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता पर घात उसके सापेक्ष कोटि। ये अर्धायु काल हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ज्ञान की बात करें तो ध्यान से देखना क्या हम लोग लिख रहे हैं। हमें पता है कि t½ a इज प्रोपोर्शनल टू a की प्रारंभिक सांद्रता पर 1 - 1 यानी 0, अर्थात t½ a की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है। ठीक है, ये बात हो गई। परंतु सबसे जरूरी बात, परंतु t½ a समानुपात 1/b की प्रारंभिक सांद्रता पर घात उसके सापेक्ष कोटि, राइट। यानी a का अर्धायु काल b की सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, और ये निर्भरता कुछ इस प्रकार है। ठीक, तो इसका मतलब छद्म कोटि अभिक्रियाओं में अर्धायु काल, a का अर्धायु काल, राइट, b के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। और अगर मैं b के सापेक्ष छद्म लिखता तो ये बात करता a के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, यानी यदि a के सापेक्ष छद्म है, ठीक, तो ये हो जाएगा b के सापेक्ष छद्म है तब b की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, और a के सापेक्ष छद्म होता तो b का अर्धायु काल a की सांद्रता पर निर्भर करता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि a के सापेक्ष तो कोटि 1 है, फिर भी a का अर्धायु काल, क्योंकि यह अभिक्रिया b के सापेक्ष छद्म है, इसलिए b की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है और b के सापेक्ष कोटि पर भी निर्भर कर रहा है, राइट। तो इस तरह के कई सवाल बनते हैं, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ध्यान देना है। k डैश आना है, k डैश ये होगा, राइट। इस तरह की हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। आइए इस पर 1-2 एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। a + b से उत्पाद है, t = 0 पर a की सांद्रता 1 मोलर है, b की सांद्रता 1000 मोलर है। ठीक, इस अभिक्रिया का दर नियम जो है ROR = K कुछ ऐसा है। a के सापेक्ष कोटि 1 है, b के सापेक्ष कोटि 2 है, k का वैल्यू 3 है। a के सापेक्ष गुणांक 2 कर देते ताकि हमें गुणा करने की भी याद रहे। अब हमें बात की गई है, क्या क्या पूछा है, ध्यान से देना। k पूछा है, k डैश पूछा है, या k बाद में पूछते हैं। सबसे पहले तो छद्म कोटि पूछी है, छद्म दर नियम पूछा है, फिर पूछा है Ka एंड K डैश, यानी a के सापेक्ष वास्तविक दर नियतांक और a के सापेक्ष छद्म दर नियतांक। फिर पूछा है a के सापेक्ष अवकलनीय दर नियम, राइट। और फिर पूछा है हमारे पास a के सापेक्ष समाकलित दर नियम, छठा सवाल है t½ a कितना होगा, ये पूछा है, राइट। ये 6 सवालों के जवाब हमें देने हैं। अगर हमने डेरिवेशन अच्छे से समझा है तो 6 के 6 सवालों के जवाब हम आसानी से
दे पाएंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो आपको निर्धारण करना है कि ये वास्तव में छद्म कोटि बन भी रही है या नहीं बन रही है। तो हम इसकी बात करें छद्म कोटि बन रही है या नहीं, तो हमें देखा कि बी नोट जो है वो 1000 है और ए नोट जो है वो 1 है। इसका मतलब बी नोट जो है वो ए नोट से काफ़ी बड़ा है। बी नोट अगर ए नोट से काफ़ी बड़ा है इसका मतलब ये छद्म कोटि अभिक्रिया बन सकती है। तो हमने इसका आर ओ आर लिखा, तो आर ओ आर बराबर के गुणा बी नोट की पावर 2 ये अलग हो गया और ए की पावर 1 ये अलग हो गया। इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आर ओ आर बराबर के 3 गुणा 10 की घात -6 गुणा बी नोट। जब बी नोट की बात करें तो 1000 की पावर 2 ये अलग और इंटू ए, राइट। तो यह हो गया आर ओ आर बराबर 3 और ये 10 की घात 6 कैंसिल, तो 3 गुणा ए। अब ये किसके बराबर है? के डैश ए के बराबर। तो के डैश कितना हो गया? 3। इसका मतलब के डैश ए कितना हो जाएगा? ये छद्म दर नियतांक, ए के सापेक्ष छद्म दर नियतांक, तो ए का गुणांक 2 है तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। यानी ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, छद्म कोटि मिल गई हमें कितनी? 1। ठीक, दर नियम मिल गया, अवकलनीय दर का नियम। तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के डैश जो कि 6 है इंटू ए की सांद्रता, तो 6 इंटू ए की सांद्रता, ये डी ए बाई डी टी हो गया। अब हमें समाकलित दर का नियम, इसे इंटीग्रेट कर लो। जब इसे इंटीग्रेट किया तो यह आ रहा है ए टी बराबर ए नोट ई की पावर -60 और ए नोट कितना है? 1 है, तो ए टी बराबर ई की पावर -60। अर्धायु काल की बात करें तो टी हाफ ऑफ ए बराबर क्या होगा? प्रथम कोटि है तो ln2 बाई के डैश, ln2 बाई के डैश की जब हम बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है देखो ज़रा। तो ये आ रहा है ln2 बाई के डैश कितना है? 6, राइट। तो इस तरह से हमारे पास अर्धायु काल बी की सांद्रता पर भी निर्भर कर गया। अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मैं 2 अलग अलग सवाल बनाऊं उसकी बात करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जब हमने बात कर ली तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कैसा है ज़रा ध्यान से देखना। अभिक्रिया है हमारे पास 2a प्लस b से उत्पाद प्रयोग 1 में इसकी सांद्रता 2 मोलर है और इसकी सांद्रता 1000 मोलर है। ठीक, जब a प्रारंभिक सांद्रता ये है तो t हाफ ऑफ a आपका 10 मिनट है। ठीक, दूसरे प्रयोग में इसकी सांद्रता हमने 2 गुनी कर दी 4 मोलर और B की सांद्रता भी हमने 2 गुनी कर दी 2000 मोलर। ठीक, और हमारा जो अर्धायु काल है वो आ गया 5 मिनट। तब आपको बात करनी है, क्या बात करनी है? B के सापेक्ष कोटि क्या होगी यदि ए के सापेक्ष कोटि बराबर 1 हो तब। यानी बी के सापेक्ष कोटि की आपको बात करनी है। ए के सापेक्ष कोटि यदि 1 हो। अब हमें ए के सापेक्ष कोटि 1 दे दी तो हमारा दर का नियम क्या बना? देखो बच्चों, मैं इसे पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। आर ओ आर बराबर के ए 1 इंटू बी के सापेक्ष कोटि x। मान लीजिए मैंने x मान लिया, हमें x की गणना करनी। क्योंकि B की सांद्रता दोनों ही प्रयोगों में A से काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि B की जो समय t की सांद्रता है वो लगभग B नॉट के बराबर होगी और जो कि क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो हमारा सवाल है ये छद्म प्रथम कोटि का सवाल बन सकता है। जब ये छद्म प्रथम कोटि का सवाल बनेगा तो हम क्या लिखेंगे? आर ओ आर बराबर के इंटू बी की सांद्रता की पावर x इंटू ए की सांद्रता। ये छद्म प्रथम कोटि का बन गया, जहाँ पर हमने इस वैल्यू को के डैश नाम दे दिया। तो आर ओ आर बराबर के डैश इंटू ए, ये हो गया छद्म दर नियम। छद्म कोटि आ गई 1, ये बात हमारे पास आ गई। अब अगर ए के सापेक्ष कोटि 1 है तो ए का अर्धायु काल, ये किसका अर्धायु काल है? ए का अर्धायु काल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ln2 बाई के ए डैश।
के ए डैश कितना होगा, तो के ए डैश होगा ln2 बाय अल्फा इंटू के डैश, और के डैश कितना है, के इंटू बी की पावर x, तो ln2 इंटू अल्फा इंटू के इंटू बी की सांद्रता की पावर x, ये हो जाएगा टी हाफ ऑफ a, और b की जगह b नॉट की पावर x, ये हमारा टी हाफ ऑफ a आ गया। अब हमें अलग अलग टी हाफ दिया हुआ है, b की सांद्रता भी अलग अलग है, ज़रा ध्यान से देखें क्या आंसर आ रहा है। तो पहले प्रयोग में है 10 मिनट बराबर ln2 डिवाइडेड बाय a के सापेक्ष गुणांक अल्फा, के हमें नहीं पता, राइट, b नॉट यानी 1000 की पावर x। दूसरे में दिया है 5 मिनट बराबर ln2 डिवाइडेड बाय अल्फा के 2000 की पावर x। इस तरह से दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आया, ये डिवाइड किया तो 10/5 बराबर ln2 कैंसिल, अल्फा कैंसिल, के कैंसिल, क्या हो गया 2000/1000 की पावर x। ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 बराबर 2 की पावर x, यहाँ से हमें x बराबर कितना मिला 1। तो इस तरह से हमारे पास ये कहानी आ गई, और हम बात कर सकते कि अब b के सापेक्ष कोटि कितनी आई 1, तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी हो गई 2। तो अभिक्रिया का दर नियम क्या हो जाएगा, ROR बराबर के a के सापेक्ष 1 और b के सापेक्ष भी 1, राइट। ये अभिक्रिया का वास्तविक दर नियम हो गया। वास्तविक कोटि कितनी आ गई 2, तो ये बन गई क्या छद्म प्रथम कोटि, लेकिन थी वास्तव में क्या द्वितीय कोटि। तो इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे और ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस तरह के कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं जिस पर आपको अच्छे से सवाल करना आना चाहिए, राइट। तो इस तरह की बात हम लोग कर लेते हैं। इस पर और भी उदाहरण कर सकते हैं, 1-2 उदाहरण और देखेंगे। तब तक हम पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं वास्तविकता में छद्म कोटि अभिक्रियाएं होती है। बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमने पढ़ ली। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें जहाँ पर प्रैक्टिकली हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखने को मिलती है, तो आपको एक थोड़ा सा और आइडिया होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो हेडिंग डालिए एग्जांपल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। की बात हम लोग कर रहे होंगे। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल जो इसमें आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की। किसकी बात कर रहे होंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हम लोग बात कर रहे होंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हम लोग बात कर रहे होंगे। नाम से स्पष्ट है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है यानी वाटर से रिएक्शन कराना है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, एस्टर होगा प्लस वाटर होगा, एसिड कैटेलाइज्ड है यानी H+ हमारे पास एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहा होगा, और बदले में क्या बन रहा होगा, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस से हमें पता है क्या बनता है, एक तो अल्कोहल बनता है और एक हमारे पास एसिड बन रहा होता है। एस्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, अल्कोहल और एसिड निर्माण होता है, राइट। एक कभी कभी हम लोग इसे एस्टरिफिकेशन ऑफ फलाना एसिड ये भी बोलते हैं, इसका उल्टा रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमें मिलता है K इंटू एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन और इंटू H2O या H+ का कॉन्सेंट्रेशन की बात हम लोग कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहना है, जब ये कांस्टेंट रहना है तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये तो उसमें K में चला जाएगा, राइट। तो जब ये K में चला गया तो अगर ये कांस्टेंट रहना है, ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो मैं इसे K में ले जाऊंगा, और जब मैं इसे K में ले जाऊंगा, किस में ले जाऊंगा इसे K में, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, तो ये हो गया ROR बराबर K डैश इंटू एस्टर, और इस K डैश की अगर हम लोग बात करें तो ये जो K डैश हो गया, राइट, तो K डैश को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ये लिखा जा सकता है।
और क्या नाम दिया जा सकता है, सूडो रेट कांस्टेंट। उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऊपर ऑर्डर आया हमारा रेट लो, इसे क्या बोला जा सकता है, सूडो रेट लो। और यहाँ से देखो हमें ऑर्डर कितना नज़र आ रहा है, हमें ऑर्डर यहाँ से नज़र आ रहा है फर्स्ट, तो ये दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई ये, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो गई, जहाँ पर रेट जो है वो केवल एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो के में घुस गया और ये सूडो ऑर्डर रिएक्शंस हो गई, इस तरह की बात। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसकी हम लोग बात करें, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज में भी वही है, जब हम सुक्रोज का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, और यहां पर भी जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू के इंटू सुक्रोज इंटू H2O आता है, और H2O फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएंगे, और इनकी बात हम लोग कर रहे होंगे। सिमिलरली इसका उल्टे की भी अगर हम लोग बात करें, अल्कोहल या एसिड का एस्टरिफिकेशन, वहाँ भी एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन में ये जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। अब हम इनमें बात करें तो ये दो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, इन दो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी जो है वो दो डिफाइंड होती है। अब अभी तक तो हमने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा नहीं, तो आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर रहे होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। ठीक, ये तो हो गए हमारे पास एग्जाम्पल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। दो एग्जाम्पल मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट है और यूजुअली आते रहते हैं। H2O की जगह कहीं कहीं एसिड कैटालाइज्ड है, इसलिए इसमें H+ भी लिखा जाता है, यानी H2O की जगह आप H+ कंसंट्रेशन पर भी बात कर देते हैं जब हम इसे एस्टरिफिकेशन के नाम से पढ़ रहे होते हैं। अब हम मॉलिक्यूलरिटी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कुछ जीरो ऑर्डर के और कुछ सेकेंड ऑर्डर के, ताकि आपको डायरेक्टली याद रहे। तो लेट्स जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? तो सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जब भी कोई न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिवली डिसइंटीग्रेट होता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ले लो, अल्फा एमिशन ले रहा हूँ मैं यूरेनियम का, राइट, ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, ठीक। तो ये जो है ये कैसा होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी इसकी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी इसका जो रेट होगा, वहाँ पर हम रेट नहीं बोलते, एक्टिविटी नाम दे रहे होते हैं। इसका जो रेट होगा, एक्टिविटी होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 236, उनकी संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे होंगे, जैसे PCl5 गैस का डिसोसिएशन, दैट इज अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होता है। फॉरवर्ड से बैकवर्ड से देखें तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर, तो हम केवल फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसलिए मैं बैकवर्ड नहीं शो कर रहा हूँ। और भी हैं हमारे पास, जैसे अमोनियम नाइट्राइट का डिसइंटीग्रेशन या इसका डिसोसिएशन बोलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ से हमें N2 और H2O मिलते हैं। सो दिस इज अगेन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो कुछ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिन्हें आप याद रख सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इन्हें याद ही रखें, लेकिन हाँ, अगर आपकी नोटबुक में होंगे और आपको मैंने एक बार बोला है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी ये आपके सामने आएंगे, आप
कह देंगे हाँ सर ने लिखवाया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक, आपको ये नहीं चिंता करनी है क्यों होता है, मैंने बोल दिया इसका मतलब ये होता है, आप चाहे तो इन्हें लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। किसकी बात कर रहे होंगे हम लोग? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सनलाइट के प्रेजेंस में जो होती हैं, जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन की ही बात कर लें हम लोग, फोटोन आता है तभी ये रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जैसे हो गई, तो ये सब किस में आती हैं? जीरो ऑर्डर, यानी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दे अकर विद अ कांस्टेंट रेट। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जानते ही हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है, दैट इज अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर में कुछ आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पहला एग्जांपल है सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। आगे चलकर आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे होंगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसकी बात हम लोग कर रहे होंगे, और ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर। उसी तरह अभी हमने बात करी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की सूडो फर्स्ट ऑर्डर में। अब हम अगर इसमें मीडियम एसिड कैटालाइज्ड था वो, अगर हम इसमें मीडियम बेसिक कर दें, यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर दें, तो दैट अकर्स with the second order kinetics. So it is not a pseudo first order but it is a second order kinetics और it follows the second. तो आपको एक कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल याद रखने हैं, कभी कभी आ जाते हैं डायरेक्ट जेई मेंस वगैरह में, आजकल थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रहा है इसलिए आपको डायरेक्ट याद रहेंगे, तो इट विल बी यूजफुल टू अस, राइट। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द न्यू छोटा सा एक हिस्सा है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज मोलिकुलरिटी। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, राइट। ये एग्जाम्पल मैंने केवल आपकी मेमोरी में रहे, आपके सामने रहे, एक बार आपने सुन लिया, देख लिया, लिख लिया, तो जब भी कभी दोबारा आपके सामने आएंगे मे बी यू विल बी अवेयर कि हाँ ये जीरो ऑर्डर होता है, दैट इज अ फैक्ट। फैक्ट तो क्या है, हमने इनके काइनेटिक्स स्टडी की हुई है एक्सपेरिमेंटली, और हमें पता है कि इनका ऑर्डर जीरो आता है, या इसका सेकेंड आता है, इसका फर्स्ट आता है, कुछ सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो मोलिकुलरिटी एक बहुत छोटा सा और एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। इट्स वेरी स्मॉल एंड इट्स वेरी इजी। मोलिकुलरिटी इज नथिंग बट द it represents the number of molecules. It represents the number of reactant molecules. Number of reactant molecules which are colliding with each other at one point, which are colliding with each other at one point to form the product or the intermediate stage. और ट्रांजिशन स्टेट। दैट नंबर इज नोन एज मोलिकुलरिटी। ये नंबर को क्या बोला जाता है? मोलिकुलरिटी। अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं अगर एक इलस्ट्रेशन की बात करूं कि आपने एक पेज पर बहुत सारी आंख बंद करके लाइनें ड्रॉ कर दी, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह की आपने लाइनें ड्रॉ करी। जब हम इन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, वहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो अगर 100 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप मानकर चलें 100 इंटरसेक्शन पॉइंट में से जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं उनकी संख्या 80 से 90 के बीच में होगी, जहाँ 3 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उनकी संख्या 8 से 10 होगी, और जहाँ 4 लाइन या उससे ज़्यादा इंटरसेक्ट कर रही हैं उनकी संख्या 0 से 1 होगी। कहने का मतलब है अगर हम बात करें 100 कॉलिजन्स की, तो 100 कॉलिजन में लगभग 90% कॉलिजन, 90 to 92% कॉलिजन ऐसे होंगे जहाँ पर
दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे होंगे। 7 से 8% कोलिजन्स ऐसे होंगे जहाँ पर 3 कोलाइड कर रहे होंगे। लगभग 0 to 1% कोलिजन्स ऐसे होंगे जहाँ 4 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ एक ही पॉइंट पर कोलाइड कर रहे होंगे। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज कि एक साथ एक ही पॉइंट पर कोलाइड करने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो 2 मॉलिक्यूल की है, उससे थोड़ी कम 3 की है, 4 की तो बहुत ही कम है। और साइमल्टेनियसली इंटरमोलिकुलर कोलिजन के साथ हम वो कोलिजन भी कंसिडर करें जहाँ मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड कर रहा है या खुद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी हम 1 बात कर रहे होंगे। तो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कैन बी, तो हमने कौन कौन से कोलिजन जो माना कि मोस्ट प्रोबेबल है, तो इट कैन बी ईदर 1 और 2 और 3 एट मैक्स। तो हमारे पास केवल 3 ही परमिसिबल वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? ईदर 1, ईदर 2 और 3। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अब हम लोग अच्छे से जानते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिकुलरिटी, एंड दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि वो हमने वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दिया था। तो अगर आपने कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है, राइट, आपने इक्वेशन रिप्रेजेंट किया अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग यू प्रोडक्ट, और बोला है दैट दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या बोला है? दैट दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हम बोल सकते हैं दैट मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? तो इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा अल्फा प्लस बीटा, और यही इसका ऑर्डर था। तो मॉलिक्यूलरिटी की जो कंस्ट्रेंट हैं वो किस पर अप्लाई हो गए थे? ऑर्डर पर अप्लाई हो गए थे। तो मॉलिक्यूलरिटी के कंस्ट्रेंट क्या थे कि अल्फा प्लस बीटा का सम क्या हो सकता है? इधर 1 और 2 और 3। वही कंस्ट्रेंट हमने किस पर अप्लाई कर दिए थे? ऑर्डर पर अप्लाई कर दिए थे। तो बेसिकली वो कंस्ट्रेंट ऑर्डर के नहीं थे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, वो कंस्ट्रेंट किसके थे? मॉलिक्यूलरिटी के। एक और इम्पॉर्टेंट बात मॉलिक्यूलरिटी के लिए जो हम कर सकते हैं वो ये, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से मल्टी स्टेप रिएक्शन मेरा मतलब है। फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शंस, अब मल्टी स्टेप है तो बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं, पहले ए और बी कोलाइड कर रहे हैं, फिर सी बन रहा है, फिर सी और डी कोलाइड कर रहे हैं, ई बन रहा है, ई और एफ कोलाइड कर रहे हैं, जी बन रहा है। तो किस कोलिजन को हम माने मॉलिक्यूलरिटी? बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कंफ्यूजन है, तो हमने कहा कि विल नॉट डिफाइन, सो मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सो मेनी स्टेप्स और मोर देन 1 स्टेप। हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अलग होता है। ईच एंड एवरी elementary steps have a different value of molecularity. So more than 1 elementary steps in a complex reaction, that's why we are not defining the molecularity. However, some textbook says that the molecularity of rate determining step can be termed as, अगर कोई कही दे कि नहीं होता है और आप बताओ, तो आप कह सकते हैं कि RDS का मोलिकुलरिटी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी मान लें, बट दैट इज इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया वो। आपको कहना चाहिए कि जब एक से ज़्यादा स्टेप हो रहा है तो किस स्टेप का मोलिकुलरिटी हम पूरी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कहें, दैट इज एम्बिगुअस। कभी कभी कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको सपोर्ट करते हैं कि RDS का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मोलिकुलरिटी ही कॉम्प्लेक्स का मोलिकुलरिटी होगा, बट ऐसा किसी एक्सपेरिमेंट में कोई एविडेंस नहीं है इसका, इसलिए हम इसे डिनाई करते हैं। आपके लिए molecularity of complex reaction is not defined or cannot be defined will be a true statement, right? आप बात कर सकते हैं इसकी। So this is a very simple and brief introduction of the molecularity. We'll talk about the molecularity at a later stage when we'll study collision theory after the Arrhenius equation, तब हम एक बार और बात करेंगे। लेकिन मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स और छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने यहाँ रख दिए हैं जिनके बारे में आप जानकर मोलिकुलरिटी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके सामने आ गया है और आप इसे बात कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द वेरी सिंपल फेनोमेना। सो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। मोलिकुलरिटी फॉर एलिमेंट्री इज डिफाइंड एंड द वैल्यूज कैन बी ईदर 1 और 2 और 3
For elementary, the molecularity is basically the sum of stoichiometric coefficient, which is also the order of reaction. It is basically what is the definition कि कितने मॉलिक्यूल एक साथ एक समय पर कोलाइड करें. तो हमने एग्जांपल से समझा कि मैक्सिमम कोलिजन क्या हो सकते हैं, राइट. 2 बहुत हुए तो 3, बहुत रेयर चांस है कि 4 एक साथ मिल जाए. जैसे मान लीजिए आप +2 का आपका बैच है, आप 50 स्टूडेंट है अपने बैच में एक साथ जिन्होंने +2 का एग्ज़ाम दिया, पास किया, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग 2 राह पर चले गए. फिर आप मानकर चले 5 साल बाद, 10 साल बाद चांसेस क्या हैं कि क्या सारे 50 एक साथ मिल जाएंगे? मिल सकते हैं. उसके लिए आपका रीयूनियन स्कूल वाला जब ऑर्गेनाइज करेगा तब भी संभावना है कि कुछ लोग एब्सेंट मार जाएं. लेकिन चलते फिरते आप कभी भी कोई 2 बैचमेट आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं. देर आर चांसेस कि वो मीटिंग में एक्सटेंड टू 3 पर्सन्स, बट देर आर रेयर चांसेस कि आपके इस मीटिंग में 4 आपके बैचमेट हों या उससे ज़्यादा हों. तो संख्या जो कॉमन मीटिंग्स की होगी एक बार बिछड़ने के बाद वो 2 की ज़्यादा होगी या 3 की, और 1 तो है ही अकेला. तो उसके बिहाफ पर हम बात करें दैट मॉलिक्यूलरिटी कैन हैव ओनली वैल्यूज फॉर 1, 2 और 3. ऑर्डर के बराबर होगा मॉलिक्यूलरिटी फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात की और हमने बात की किस तरह से कि हमारे पास अलग अलग कहानी होगी. अगर आपको लगता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में हमें थोड़ा सा और सीखना है तो एक लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर में एक और करते हैं और फिर हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहे होंगे. तो मैं सिंपल जो रियल टाइम एग्जिस्टिंग है एस्टर के हाइड्रोलिसिस उसी पर बात कर रहा हूँ, राइट. और किस तरह से उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहला सवाल में क्या है दैट हाफ लाइफ ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर is independent. क्वेश्चन का लैंग्वेज है is independent of बात कर रहे हैं हम लोग एस्टर कॉन्सेंट्रेशन. एस्टर के जल अपघटन का अर्धायु काल एस्टर की सांद्रता से स्वतंत्र है, राइट. एस्टर का जल अपघटन एस्टर की सांद्रता से स्वतंत्र है, ऐसा सवाल है, ठीक. परंतु pH बराबर 2 पर अर्धायु काल 10 मिनट है, जबकि pH बराबर 3 पर अर्धायु काल 20 मिनट है. इस तरह की बात हम लोग 100 मिनट से. तब हमें H+ और इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस के रेट लो क्या होगा ये बताना है, ठीक. तो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास. हमने कहा कि भाई अगर एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन से एस्टर के हाइड्रोलिसिस का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है, दिस मीन्स टू से द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस्टर इज फर्स्ट और H+ के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है हमें नहीं पता, N हो गया. बट सूडो ऑर्डर फॉलो करता है एस्टर की हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये चेंज रहेंगे, राइट. तो हमने सूडो ऑर्डर के केस में T½ लिखा और वो क्या हो जाएगा ln2/k H+ की पावर n. और यहाँ से हमने एक प्रोपोर्शनलिटी डेवलप किया क्या कि T½ जो है वो समानुपात हो गया किसके H+ की पावर -n के. किसके समानुपात हो गया -n के. और यहाँ से हमने इसको डाटा को लिख दिया तो क्या मिल रहा है हमें 10 मिनट समानुपात किसके 10 की घात -2 की पावर -n और 100 मिनट समानुपात 10 की घात -3 की पावर -n. डिवाइड कर लिया तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो क्या मिला हमें, तो एक तरफ तो 1/10 मिल रहा है, दूसरी तरफ 1/10 10 to the power -n. So -n is equals to -1. This gives us n बराबर 1. तो n बराबर 1 पर हमने बोला कि H+ के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना है 1 है.
This means to say the hydrolysis of ester is basically of second order reaction, but due to constant concentration of H plus or water, it seems to be first order, hence it is known as pseudo first order reaction. इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर के बाद अब हम लोग अगले टर्न पर बात करेंगे और कुछ चीज़ों की, नई नई बातों की। यहाँ तक आप मानकर चलिए समाकलित दर का नियम, अवकलनीय दर का नियम और अर्धायुकाल, ग्राफ, कोटि निर्धारण की सभी विधियाँ हमने यहाँ पर कवर कर ली है। अब हम अभिक्रिया पर आगे के लेक्चर्स में ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव और अभिक्रिया की गति निर्धारण की विधियों के बारे में बात कर रहे होंगे। राइट, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।